नमस्कार। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं वह महत्वपूर्ण विषय है एजुकेशन एज ए टूल ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। दूसरे शब्दों में, भारतीय संदर्भ में आधुनिकीकरण के एक उपकरण के रूप में शिक्षा। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने टूल, मॉडर्नाइजेशन, इंडियन कॉन्टेक्स्ट यानी कि भारतीय संदर्भ, आधुनिकीकरण और उपकरण के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। यानी हमें फोकस करना है इसी बात पर कि एजुकेशन जो है वो एक साधन के रूप में है। किसके? आधुनिकीकरण के। और आधुनिकीकरण शिक्षा के द्वारा हो सकता है, इस पर हम विचार करने जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जो कुछ भी हमें करना है वो करना है केवल भारतीय संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारत में शिक्षा का प्रादुर्भाव वैदिक काल से अब तक एक बहुत बड़ा सफर तय कर चुका है। बदलते परिवेश के साथ और तत्कालीन परिस्थितियों के साथ जन सामान्य पर पड़ने वाले प्रभाव का इतिहास गवाह रहा है। इसने बोलने, आचार, व्यवहार, संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन में होने वाले परिवर्तनों को बहुत अच्छी तरह से निरीक्षित किया है। इन तमाम परिवर्तनों के आधार पर यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि शिक्षा ही वह महत्वपूर्ण साधन है जो हमारे पूरे परिवेश, संपूर्ण समाज को वक्त के साथ चलना सिखा सकती है। शिक्षा ही वह महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमें आधुनिकता से जोड़ सकता है। आप समझिए कि एक समय रहा वैदिक काल का, जबकि ऋषि परंपरा थी और गुरुकुल में हम लोग रहा करते थे। वहां पर हम लोग शिक्षा अर्जित किया करते थे और वहां पर किसी भी तरह का साज श्रृंगार नहीं था, सामान्य रूप से रहते थे। लेकिन शिक्षा अर्जन के बाद जब हम समाज का अंग बनते थे, तब ऐसी स्थिति में हम सब कुछ जो भी समाज की आवश्यकता थी उसके अनुरूप कार्य किया करते थे। तो चेंज आता है, परिवर्तन आता है और यह अवश्यंभावी है। आप समझिए कि इस पूरा जो हमारा टॉपिक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक किस पर टिका हुआ है? चेंज पर टिका हुआ है। परिवर्तन, यानी कि चेंज। और ये चेंज भी कैसा? चेंज ऐसा जो कि मानव जाति के लिए आवश्यक हो, जो मानव की प्रगति के लिए आवश्यक हो। लेकिन इससे पहले कि हम उस परिवर्तन की बात करें, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये आधुनिकीकरण क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है। व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। आधुनिकीकरण वह प्रत्यय है जो हमें समय के साथ कदमताल करना सिखाता है। हर काल की अपनी परंपराएं, मर्यादाएं, मूल्य होते हैं जो भारत में निरंतर परिवर्धित व परिवर्तित होते रहे हैं और भारतीयों ने इसे आवश्यकतानुसार अंगीकार भी किया है। आप समझिए, बदलते समय के साथ सब कुछ स्वीकार कर लेना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा शैक्षिक गुण है। अभी आपने देखा कि जब भारत के सेना का सर्वोच्च व्यवस्था देने वाले व्यवस्थापक की डेथ हुई, तो ऐसी स्थिति में उनकी बेटियों ने उन्हें कंधा दिया। किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि समय के साथ यह सब कुछ सामान्य होता जा रहा है। इसीलिए डॉक्टर सत्यदेव सिंह ने आधुनिकीकरण के संदर्भ में कहा, ये एक अच्छे विचारक हैं और एक एक शब्द इनका ध्यान देने योग्य है। क्या कहा इन्होंने? कि आधुनिकीकरण एक ऐसी गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकियों का लाभ लेते हुए परंपरागत अथवा अर्ध परंपरागत स्थिति से हटकर अपने संगठन, संरचना, मूल्य, अभिप्रेरणा, उद्देश्य तथा आकांक्षाओं में आवश्यक परिवर्तन कर लेता है। अब देखिए, इन्होंने जो पूरी शब्दावली दी है उसमें जो अंतिम वाक्य है कि आवश्यक परिवर्तन कर लेता है,
तो बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने समाहित कर दिया इस परिभाषा में। हो सकता है कि कोई शब्द छूटा हुआ हो, लेकिन परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़े परिक्षेत्र को अपने दायरे में रखने का प्रयास करती है। एक बार पुनः इस परिभाषा को आपके समक्ष रखता हूं कि आधुनिकीकरण एक ऐसी गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकियों का लाभ लेते हुए परंपरागत अथवा अर्ध परंपरागत स्थिति से हटकर अपने संगठन, संरचना, मूल्य, अभिप्रेरणा, उद्देश्य तथा आकांक्षाओं में आवश्यक परिवर्तन कर लेता है। इसी को अगर हम आंग्ल भाषा में कहना चाहें तो आशय हुआ कि मॉडर्नाइजेशन इज सच ए डायनेमिक प्रोसेस इन विच ए सोसाइटी मूव्स from a traditional or semi-traditional position, taking advantage of the latest scientific techniques to make necessary changes in its organizational structure, values, motivation, objectives and aspirations. तो ये हिंदी और अंग्रेजी में इसलिए दे दिया है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जरा अंग्रेजी में भी इसको बोल दिया कीजिए। तो इस परिभाषा को आंग्ल भाषा में रखने का प्रयास किया है और आप ये समझिए कि आधुनिकीकरण यानी समय के साथ चलने की जो विद्या है वह इस शिक्षा के माध्यम से हमको दी जाती है और हम इसको समय के साथ अंगीकार करते रहते हैं। वैदिक काल में किसी ने शर्ट पहनी नहीं, देखी नहीं, इस तरह की सिलाई नहीं होती थी, ये सब व्यवस्था नहीं थी, समय के साथ इसको स्वीकार किया गया। तो आधुनिकीकरण की परिभाषा में व्यक्ति व उसकी ज्ञानात्मक स्थिति के अनुसार यद्यपि परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। सभी लोग अपने हिसाब से कह सकते हैं कि भाई आधुनिकीकरण ये है, ये मॉडर्नाइजेशन ये है, लेकिन आप समझिए कि मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण फूहड़पन का पर्याय नहीं है, ये भोंडेपन का पर्याय नहीं है, यह प्रगतिशील समाज के द्योतक है और समय के साथ चलने की हमारी स्थिति को दर्शाता है। और इस संदर्भ में कोठारी कमीशन जो था, जो 1964-66 जिसे हम कहते हैं कि 64 में काम करना शुरू हुआ, 66 में इसकी रिपोर्ट आ गई, तो इसने भारतीय समाज के आधुनिकता से जोड़ने के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा। क्या कहा तो मैं आपके समक्ष रखता हूं कि आधुनिक समाज की सबसे विशिष्ट विशेषता पारंपरिक समाज के विपरीत विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाना है। एक बार पुनः समझे कि आधुनिक समाज की सबसे विशिष्ट विशेषता पारंपरिक समाज के विपरीत विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाना है। आंग्ल भाषा में द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इन कंट्रास्ट विद द ट्रेडिशनल वन इज इट्स एडॉप्शन ऑफ ए साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो विज्ञान या प्रौद्योगिकी हमको करके दे रही है और हम परंपरागत लोग हैं, उसके बाद भी हम उसको स्वीकार कर ले रहे हैं, तो ये जो चेंजेस है यही तो है आधुनिकीकरण, यही तो है समय के साथ चलना, यही तो है वक्त के साथ कदमताल करना। अर्थात भारतीय परिप्रेक्ष्य में आधुनिकीकरण से आशय बदलते समय के साथ बदलते प्रतिमानों, संसाधनों, वैज्ञानिक प्रगति और आवश्यक प्रगतिशील बदलाव के साथ अनुकूलन करने से है। अनुकूलन से मतलब सामंजस्य से ही होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप जाड़े आएंगे तो आप गर्म कपड़े पहनेंगे, तो क्या करेंगे, अनुकूलन करने का प्रयास करेंगे। गर्मी में हल्के कपड़े पहनेंगे तो वो भी आप अनुकूलन करने का प्रयास करते हैं। बरसात में छतरी लगाते हैं, बरसाती पहनते हैं, तो वह भी अनुकूलन का प्रयास है। तो इस तरह से आधुनिकीकरण जो है वह, जैसा कई मस्तिष्कों में विचार किया जाता है कि मॉडर्नाइजेशन तो फूहड़पन है, ऐसा नहीं है। यह हमारी प्रगतिशीलता का द्योतक है, यह समय के साथ चलने का द्योतक है, ये पूरे ग्लोबल जो प्रभाव है उस प्रभाव के साथ जुड़ने का एक प्रतिमान स्थापित करने की व्यवस्था है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वह शिक्षा ही है। इसे हम किसी भी तरह से बदल नहीं सकते और नहीं कह सकते। आप ये समझिए कि सामान्य रूप से एक बात कही जाती है कि 12 साल के बाद तो घोड़े के दिन भी फिरते हैं, मतलब चेंजेस स्वीकार है, चेंज हो रहा है।
अगर बिल्कुल निष्क्रिय, जिस पर कि केवल कूड़ा फेंका गया है, वो कोई क्रिया नहीं कर सकता है, ऐसा हम सोचते हैं कि वो सबसे निकृष्ट है। जब वह अपने आप में चेंज ला सकता है तो हम तो मानव हैं, हम तो चेतन हैं, हम तो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, चल सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। तो इन सब का प्रतिफल तो यह होना ही है कि चेंजेज आएंगे। तो हमें आधुनिकीकरण से जुड़ना है, लेकिन सकारात्मक बदलाव करने, और सकारात्मक बदलाव करने के लिए आवश्यक हो जाती है शिक्षा। और इसीलिए कहते हैं कि उपकरण है शिक्षा, एक साधन है शिक्षा, एक उपागम है शिक्षा, और शिक्षा के माध्यम से ही यह आधुनिकीकरण होता है। तो अभी तक हम इस बात को समझ पाए कि यह आधुनिकीकरण क्या है। अब जो कि इस टॉपिक की मूल आत्मा है कि आधुनिकीकरण के एक उपकरण के रूप में शिक्षा अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, इस बात पर हम विचार करेंगे। और हेड बनता है एजुकेशन एज ए टूल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन एज ए टूल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, या आधुनिकीकरण के एक उपकरण के रूप में शिक्षा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम भारत का आकलन करते हैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभूति होती है कि शिक्षा केवल समस्या समाधान का ही उपकरण नहीं है, बल्कि यह विशिष्ट उपागम है। उपागम जिसे आप अप्रोच कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको आप समझने के लिए साधन मान सकते हैं, साधन कह सकते हैं। तो यह एक विशिष्ट उपागम है जो हमें समय के साथ चलना सिखाता है। वास्तविक आधुनिकता का सच्चा उपकरण शिक्षा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और मैं कुछ बेस बता रहा हूं, निम्न आधारों पर हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि शिक्षा ही वह उपकरण है जो कि मॉडर्नाइजेशन लाता है, आधुनिकता लाता है। तो कौन कौन से बिंदु होंगे और उस पर हम विचार करते हैं कि शिक्षा किस तरह से एक साधन के रूप में काम करती है, किस तरह से एक उपकरण के रूप में काम करती है। आप ये समझिए, जिस तरह से ये जल है, और जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और गर्मी में इसकी सहज आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए 2 घूंट पिया इसको, तो संपूर्ण समाज को, संपूर्ण शरीर को एक शीतलता मिली और यह सहज स्थिति में आ गया। इसी तरह से जब हम आधुनिकता को सहज अंगीकृत करते हैं तो यह समाज की एक सामान्य सी व्यवस्था हो जाती है और समाज धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ जाता है। तो इसमें जैसा कि मैंने कहा था कि परिवर्तन या चेंज यह प्रमुख होता है, किसमें कि आधुनिकीकरण के एक उपकरण के रूप में शिक्षा। अगर हम इस हेड पर विचार करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? परिवर्तन या चेंज। तो सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन, सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन यानी कि पॉजिटिव सोशल चेंज। सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन से क्या आशय है? हम जो सारे के सारे मानव हैं, ये सारे के सारे मानव समाज की एक इकाई हैं, और समाज की जब इन एक इकाई में परिवर्तन हमें कुछ दिखाई पड़ता है और वो विभिन्न इकाइयों में उस तरह का परिवर्तन दिखता है, तो संपूर्ण समाज में उस तरह का परिवर्तन दिखाई पड़ता है। और बदलना बहुत आवश्यक है, समय के साथ चलना आवश्यक है। जिस समय जिस तरह की काल है, जिस तरह की परिस्थिति है, जब राजा लोग हुआ करते थे तब किंग के प्रति समर्पण सब कुछ था। आज लोकतंत्र है तो ये आपका अपना शासन है, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर शासन है। तो इसमें सारी की सारी अवधारणाएं बदली हैं और हम उन अवधारणाओं के साथ में कदम ताल कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि इस परिवर्तन को सहज अंगीकार करना है, सहज स्वीकार करना है। एक शायर हुए थे इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि न बदलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, दास्तान तक न रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। तो बदलना आवश्यक है, प्रगति करना आवश्यक है। जो आवश्यक संदर्भ हैं, जो प्रगति के सच्चे बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर हम विश्लेषणात्मक
संश्लेषणात्मक दृष्टि रखेंगे और उसके आधार पर जो कुछ भी सहज निकल करके आएगा उसको हम सहज स्वीकार करेंगे। इस तरह से समाज ने इस तरह का परिवर्तन स्वीकार किया है। बहुत सारी चीज़ों में हम साफ साफ देखते हैं कि जो बात आज से 20 साल पहले 50 साल पहले स्वीकार्य नहीं थी वह आज स्वीकार्य है। और ये सब हुआ कैसे है? क्योंकि स्थितियां बदल रही हैं। पूरा ग्लोबल परिदृश्य, वैश्विक परिदृश्य का प्रभाव सभी देशों पर पड़ता है। अगर आज यूक्रेन युद्ध हो रहा है, अगर आज पास में श्रीलंका दिवालिया हो रहा है, पाकिस्तान की स्थिति खराब हो रही है, तो इन सारी स्थितियों का प्रभाव भी ग्लोबल ही होगा। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम समाज को तैयार करें। और जिस समाज को तैयार कैसे कर पाएंगे? जबकि इसकी हर यूनिट मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करेगी। और मानसिक रूप से उसकी तैयारी कब होगी? जब शिक्षा में यह परिवर्तन स्वीकार्य होगा। शिक्षा जिस स्थिति को लाना चाहेगी, क्योंकि सारे के सारे लोगों को शिक्षा से जोड़ना है, केवल साक्षरता से काम नहीं चलना। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक परिदृश्य में परिवर्तन के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है और यह करती रहेगी, जिससे कि हमारे समाज में एक आधुनिकीकरण आएगा और वक्त के साथ समाज कदम ताल कर सकेगा। अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं। क्योंकि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में विचार कर रहे हैं, तो अब सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन ये अभी हमने लिया था। अब दूसरे बिंदु के रूप में सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन यानी कि कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज, हर समाज की अपनी परंपराएं होती हैं, नियम होती हैं, धारणाएं होते हैं, विश्वास होते हैं, संस्कृति होती है। और यह संस्कृति जो जीवित संस्कृतियां होती हैं, जो जीवित दिनचर्या का गठन करती हैं, जो हमें व्यवहार सिखाती हैं, वह सारी की सारी संस्कृति समय के साथ परिवर्तित होती हैं, परिवर्तित होती हैं। और यह परिवर्तन अगर पॉजिटिव हो तो कहना ही क्या। आप समझिए कि भारत में जब बच्चा उठता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करके और प्रातःकाल की शुरुआत करता है, जमीन पर उतरते हुए, जमीन को स्पर्श करते हुए भी उसका मंत्र बोलता है, तो हमारी संस्कृति ने हमको यह सब सिखाया है कि हम कृतज्ञ रहें हर वस्तु का, हर चीज का। आप ये समझिए कि ऋग्वेद से लेकर के अगर आप लोगों ने वेदों का अध्ययन किया है या थोड़ा भी उस संदर्भ में विचार किया है, तो आप जानेंगे कि वहां पर हमने जिस पत्ती का औषधि के रूप में प्रयोग किया है, उस पौधे के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित की है। जिस सेल पर उसको पीसा है, उस सेल के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित की है। जब ये भाव कि हम प्रत्येक के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें हमारे अंदर होगा, तो आप सोचिए कि हम सहज विनम्रता की ओर बढ़ चलेंगे। दर्प या घमंड हमें छू करके नहीं जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब भागम भाग की स्थिति पैदा हो जाती है, जब 3-3 शिफ्टों में काम होता है और दिन रात में कोई परिवर्तन नहीं रह जाता, तो अब संस्कृति भी अपने आप में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करती है। और इसका हम बुरा नहीं मानते, इसका भारतीय समाज बुरा नहीं मानता कि जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप हम अपनी संस्कृति में भी परिवर्तन ले आए, चेंज ले आए। यह बदलते वक्त की मांग है। तो दूसरा परिवर्तन हुआ सांस्कृतिक परिवर्तन। और इस सांस्कृतिक परिवर्तन को पूरे भारत में व्याप्त करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के माध्यम से हम यह बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में इस तरह का चलन है और इस तरह की पहले व्यवस्थाएं थी और आज इसमें यह चेंज आ गया है और हमारे यहाँ ये चेंज आया है। क्योंकि हम पूरे भारत में परिभ्रमण करते हैं और इसके विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, तो हम वहाँ की उस संस्कृति पहले क्या थी और कितना चेंज आया है और उस चेंज आज के हिसाब से कितना आवश्यक है, इस सब पर चिंतन मंथन कर सकते हैं और शिक्षा इसमें विशेष योगदान करती है। अब एक और परिवर्तन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसे कि हम कहते हैं कि आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन, इकोनॉमिक चेंज। आज तो ये लगता है कि पूरा भारत क्या, पूरा विश्व ही एक बाजार बनता जा रहा है।
और एक बाजारवादी संस्कृति हावी हो रही है, एक बाजारवाद हावी हो रहा है। और इससे हुआ क्या है कि जो हमारे परंपरागत साधन है वो सिमट गए हैं। पहले तो ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी की वजह से हमारे छोटे जो कुटीर उद्योग थे वो नष्ट हुए। फिर कुछ हमारी आवश्यकताएं इस तरह की हुई कि हमने वृहद उद्योग लगाए। पहली पंचवर्षीय योजना में जो हमारे पास 3 या 5 बड़े उद्योग थे वो बढ़ करके 262 या 265 तक पहुंच गए, क्योंकि हमारी आवश्यकता उस तरह की थी। और इस तरह का जब हमने औद्योगिकरण किया और लगातार आज तक हम विकास करते चले आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हमारी आर्थिक आवश्यकताएं बदली, हमारे रहन सहन का ढंग बदला, हमारी संपूर्ण व्यवस्थाएं बदली और जो अर्थोपार्जन के तरीके थे उनमें भी चेंजेज आए। तो बहुत सारे परिवर्तन आए। तो इन परिवर्तनों को सहज स्वीकार्य किसने बनाया? इन परिवर्तनों को सहज स्वीकार्य बनाया शिक्षा ने, क्योंकि शिक्षा के बहुत सारे डायमेंशंस हो गए। फिर उस तरह के पाठ्यक्रम अस्तित्व में आ गए। उन पाठ्यक्रमों को शिक्षा के माध्यम से परोसा गया और उनके साथ एक सामंजस्यीकरण बना दिया गया, एक अच्छा सामंजस्य बना दिया गया, जिससे कि उस परिक्षेत्र में अच्छा कार्य हो सके। आज हम बात करते हैं TQM की, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट सीधा का सीधा अर्थ से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है, वित्त से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक परिवर्तन लाने में प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन करने वाला जो यंत्र है, जो उपकरण है, जो साधन है, जो उपागम है, वह शिक्षा ही है। इसे किसी भी तरह से कैसे मना किया जा सकता है? पहले सीधे सीधे BA BSc BCom किया करते थे। आज ग्रेजुएशन के स्तर पर सैकड़ों डिग्रीज व्यवस्था है। इस तरह से साइंस के परिक्षेत्र में, इस तरह से कॉमर्स के परिक्षेत्र में बहुत सारी डिग्रीज दी जाती हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमें इन क्षेत्रों में विशेषीकरण की आवश्यकता थी। और ये सारा का सारा अंततः पहुंचता कहां पर है? अंततः ये जोड़ता हमको अर्थ से ही है, धन से ही है। तो ये आर्थिक परिवर्तन आए और वो आर्थिक परिवर्तन जिसे कि हम आधुनिकीकरण की श्रेणी में रख सकते हैं, हमने सहज स्वीकार किए और हम उस पर कार्य कर रहे हैं। तो ये आर्थिक परिवर्तन आना, इकोनॉमिक चेंज आना एक बहुत बड़ी बात थी। अब एक सीधी सीधी बात कि सारा का सारा जो है पूरा परिदृश्य बदलता है। कब बदलता है? जबकि हमारा मानस बदलता है। ये बहुत विचार करने वाली बात है। और मानस हमारा जो है सहज स्वीकार जो कुछ भी करता है उसके हिसाब से आगे पीछे के सारे चेंजेज होते हैं। तो उसको हम कहते हैं बौद्धिक परिवर्तन। बौद्धिक परिवर्तन यानी कि इंटेलेक्चुअल चेंज। इंटेलेक्चुअल चेंज, बौद्धिक परिवर्तन। जितने भी आज आप तमाम कोर्सेज देख रहे हैं, डिप्लोमा देख रहे हैं, प्रमाण पत्र स्तर के पाठ्यक्रम देख रहे हैं, उन सबके पीछे कॉज क्या है? यह मानसिक तो है, यह बौद्धिक परिवर्तन ही तो है। और ये बौद्धिक परिवर्तन जब हमने देखा कि फला देश ने इस तरह का कार्य किया है और उस क्षेत्र में उसकी प्रगति अवश्यंभावी हो गई है, तब फिर हमने सोचा कि भारतीय परिवेश में किन किन चीजों की आवश्यकता है। जिस तरह से पहला जब हमारा आयोग बना, राधाकृष्णन आयोग, और उसमें ग्रामीण विश्वविद्यालय की परिकल्पना आई, उसका मतलब क्या था कि वो समय के साथ कदमताल करने की व्यवस्था थी, वो आधुनिकीकरण की व्यवस्था थी उस काल के हिसाब से। और आज हमने जो बहुत सारी चीजें शामिल की हैं, जो हम अपनी बुद्धि को सहज सामंजस्य बनाने के लिए, अनुकूलन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यह बौद्धिक परिवर्तन है। और इस बौद्धिक परिवर्तन ने ही हमको सिखाया कि अब जो है हम उस चीजों से दूर हो जाएं। जो जाति पाति की व्यवस्था है, जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, जो छुआछूत की व्यवस्था है, जो अस्पृश्यता की व्यवस्था है, वो सारी की सारी चीजें तिरोहित कर दे अगर हमें आगे बढ़ना है तो। आप समझिए कि अब हम 75वां अमृतकाल, एक विशिष्ट महत्व स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। 75 साल हम भी चले और हमारे साथ ही आजाद हुआ पाकिस्तान भी 75 साल चला। दोनों में जिसने आधुनिकीकरण को शिक्षा के माध्यम से स्वीकार किया, उसकी कितनी प्रगति हुई है ये आप सहज रूप से देख सकते हो कि एक देश अंतरिक्ष में पहुंचा,
तमाम शोध हुए, तमाम कार्य हुए और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ रहा है और एक अवसान की ओर है, क्योंकि आधुनिकीकरण से तालमेल नहीं बैठ पाया। शिक्षा वहां की असफल रही उस आधुनिकीकरण से जोड़ने में और उसका परिणाम परिलक्षित हो रहा है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल चेंज है, इसको भी हमने सहज स्वीकार किया कि हाँ, ये आज की आवश्यकता है और इस बौद्धिक परिवर्तन को स्वीकार करने की वजह से ही हम विश्व के साथ कदम ताल कर सके। तो बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से आया और निश्चित रूप से आया, इसमें भी कहीं कोई बाधा नहीं है, कहीं कोई इसको मना नहीं कर सकता। अब एक नेक्स्ट बात, इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है, जो मैं लिखने जा रहा हूं। मूल्यों व उद्देश्यों में परिवर्तन। मूल्यों व उद्देश्यों में परिवर्तन। तो चेंज किस में है? वैल्यूज में और ऑब्जेक्टिव्स में। वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, मूल्य और उद्देश्य, इनमें परिवर्तन कैसे कैसे? अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बीएड का बच्चा है, उसने अपने मस्तिष्क को तैयार किया, उद्देश्य बनाया कि मैं बीएड करूंगा। अब उसमें कड़ियाँ क्या क्या हैं, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। तो ग्रेजुएशन में इतने प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए तो हम वो कर सकते हैं, इसका मतलब ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लाने। फिर उद्देश्य था उसका फॉर्म भरना। फॉर्म भरने के साथ उद्देश्य जो लगातार चल रहा था पढ़ने पढ़ाने का, तैयारी करने का, हुआ। फिर उसके बाद उद्देश्य परिवर्तित हुआ, परीक्षा परिणाम की प्राप्ति। फिर उसमें उसका नंबर आ गया। अब कौन सा विद्यालय चुने, उद्देश्य फिर चेंज हुआ। फिर अब विद्यालय चुन लिया तो अब उद्देश्य हुआ कि उसको पढ़ाई करनी है, तो ड्रेस वगैरह सब व्यवस्था करनी है और उसके बाद फिर उसको पढ़ना, अच्छे नंबर लाना। तो समय के साथ क्या हो रहा है, उद्देश्य में परिवर्तन हो रहा है। और उद्देश्यों का यह सहज परिवर्तन, यह तो एक छोटा सा उदाहरण है। जिंदगी में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। कई बार परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि ठीक विपरीत ध्रुव पर ले जाते हैं। कोर्स करता है वो बीए डायमंड और प्रबंधन करता है अपने दुकान का, अपने प्रतिष्ठान का। तो इस तरह के चेंजेस भी होते हैं। लेकिन शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती, वह बदलते उद्देश्यों के साथ आपको तारतम्य करना सिखा देती है। अगर सत्यम शिवम सुंदरम कभी हमारे मूल्य रहे और जिन मूल्यों का हम आज भी अंगीकार करना चाहते हैं उनको हम लेकर के चलते हैं बहुत लंबे समय तक। ऐसा नहीं कि हम सारा का सारा बदल देते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके मुंह में, दांत में, किसी एक दांत में दर्द हुआ और वह बहुत ज्यादा खराब हो गया, विकृत हो गया, तब वही दांत तो हटेगा और उसी जगह रिप्लेस करके दूसरा लगाया जाएगा। ऐसा थोड़ी पूरा जबड़ा निकाल दिया जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हम मूल्यों में जहां आवश्यक है वहां परिवर्तन करते हैं, जहां जिन मूल्यों को वहन करने की आवश्यकता उन मूल्यों को लेकर के चलते हैं। उद्देश्यों में आवश्यकता के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से हम चेंजेस करते हैं। और ये सारा का सारा चेंज किस आधार पर होता है? वह आधार ओनली एंड ओनली एजुकेशन, केवल एजुकेशन है जिसके आधार पर ये सारे के सारे परिवर्तन होते हैं। केवल शिक्षा है जिसके आधार पर ये सारे के सारे परिवर्तन होते हैं। तो अगले बिंदु के रूप में हमने देखा मूल्यों व उद्देश्यों में परिवर्तन, चेंजेज इन वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, अब ये सारे के सारे हैं, सारे के सारे चेंजेज ही, जिन बिंदुओं की भी हम बात करेंगे वो कहीं ना कहीं चेंज ही हैं, परिवर्तन ही है। इन परिवर्तनों का जो प्रभाव पड़ा है वह यह है कि अब हम चीजों को बहुत विपरीत ध्रुव पर उसके साथ खड़े नहीं होते, बल्कि उसको हम एक सहज स्वीकृति प्रदान करने लगे। क्या क्या प्रभाव पड़े हैं और क्या क्या चेंजेस को
स्वीकार करने में हमारी क्षमताएं बढ़ी हैं, उन बिंदुओं के आधार पर हम अपनी इसी यात्रा को आगे रखते हैं कि किस तरह से शिक्षा एक उपकरण के रूप में कार्य कर रही है। आज जो है विज्ञान व तकनीकी की सहज स्वीकृति, विज्ञान व तकनीकी की सहज स्वीकृति, किसकी? साइंस की और टेक्नोलॉजी की। तो इजी एक्सेप्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सहज स्वीकृति हो गई है। इसको आप छोटी बात मत मानिए। शिक्षा ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, जिसकी वजह से संभव हो पाया है। आप समझिए, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, उससे पहले के लोग हैं, उन लोगों का अच्छा अनुभव होगा कि जब वो लोगों ने 2-2 पैसे जमा करके इकट्ठे करके अपने घर पर गैस लेकर के आए तो बुजुर्गों ने उनकी डांट लगा दी, ये क्या ले आए? गैस ले आए हो, गैस हो जाएगी। और इस तरह की बातें जो कि उस समय हमने सुनी और उसके पीछे डांट खाई, बाद में उसने बहुत अधिक आराम कर दिया और वह हमारे रसोई का अनिवार्य हिस्सा हो गई। तो विज्ञान ने जो शोध किए, तकनीकी ने जो व्यवस्थाएं बनाई, पहले जो लैंडलाइन फोन था वो भी इक्के दुक्के के पास दिखाई पड़ता था। आज टेक्नोलॉजी ने यह स्थिति कर दी है कि मोबाइल फोन हर हाथ में दिखाई पड़ता है। और इसके साथ ही जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो देश विदेश में घट रहा है, उसे हम देख रहे हैं। तरह तरह के ऐप्स आ रहे हैं। तो अब हम उसको प्रश्न नहीं उठाते, अब हम उसको देखते हैं, सुनते हैं, विश्लेषण करते हैं, मनन करते हैं और उसका व्यवहार में प्रयोग करते हैं और बताते हैं कि यह उपयोगी है कि नहीं है। तो ये जो विज्ञान और तकनीकी को सहज स्वीकृति मिली है, इसके पीछे शिक्षा ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, अनथक परिश्रम किया है, लगातार प्रयास किया है और उसकी वजह से हम चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं, यह अस्वीकार कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं नीरछीर विवेक का जागरण, तो नीरछीर विवेक जागृत हो गया है हमें कि किन चीज़ों को लिया जाए और किस चीज़ों को छोड़ दिया जाए। और जिन लोगों पर समय से पहले कुछ पहुंचता है, उनका विवेक उस समय काम नहीं कर पाता, उसका खामियाजा वो भुगतते हैं। तो ये विज्ञान व तकनीकी की सहज स्वीकृति, यह एक बिंदु के रूप में लिया जा सकता है कि इजी एक्सेप्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला बिंदु जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और जो हमारे व्यवहार से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, वह है समन्वय व सामंजस्य की बदलती अवधारणा। समन्वय व सामंजस्य की बदलती अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनी। तो ये हार्मोनी आना, ये कोऑर्डिनेशन की भावना आना और इसमें बदलाव आना, ये आवश्यक भी है और बिना इसके प्रगति हो भी नहीं सकती। और शिक्षा जब तक इस बदलती अवधारणा से न जोड़ दे, तब तक शिक्षा के अपने मंतव्य, अपने गंतव्य, अपने उद्देश्य भी पूरे नहीं होंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम समन्वयन कर पाएं, हम सामंजस्य कर पाएं। आप देखिए, वही पुराना शब्द पुनः याद दिलाता हूं, टी ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इस जाति के हैं, आप छोटी जाति के हैं, आप बड़ी जाति के हैं, आप इस गांव के हैं, हम उस गांव के हैं, हम ऊंचे गांव के, तुम छोटे गांव के। ये सारी चीजें, ये सारे वर्ग भेद हमें मिटा देने हैं। शिक्षा यही हमें सिखाने जा रही है। आपस में हम भाईचारा रखें, आपस में हम अच्छे संबंध रखें, हम व्यावहारिक सोच के साथ चलें। आज दुनिया हमें लड़ाने के तमाम प्रयास कर रही है। तो समन्वय व सामंजस्य
कि जो बदलती अवधारणाएं हैं, जो आज के लिए आवश्यक अवधारणाएं हैं, उनके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा अपने आप को। और शिक्षा यह कार्य कर रही है, और यह भी आधुनिकता है कि आज के हिसाब से हम अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं। आज हम 14वीं शताब्दी में नहीं जी सकते, आज हमें आज के हिसाब से ही जीना पड़ेगा। और आज के हिसाब से किस तरह समन्वय हो सकता है, कैसे प्रगति होगी, आज के हिसाब से कैसे सामंजस्य हो सकता है, कैसी प्रगति होगी, इस पर हमें कार्य करना पड़ेगा। वरना आप देखिए, जिन देशों में बहुत अधिक कार्य हुआ, जिन देशों में समन्वय और सामंजस्य अच्छा था, उन्होंने प्रगति की है, तमाम शोध में उनके नाम है। तो आज हमें भी उस तरह के कार्य करने होंगे, तब हम विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हो पाएंगे, तब हम एक मजबूत देश के रूप में उभर पाएंगे। और यह आधुनिकीकरण है। जब तक हम अपने सॉफ्टवेयर में चेंज नहीं लाएंगे, तब तक आप सोचिए कि हार्डवेयर में चेंज आ जाएगा, संभव नहीं है। हार्डवेयर एक साधन के रूप में कार्य करेगा, आपको अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ेगा। तो समन्वय और सामंजस्य की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। एक समय एक विचारक ने लिखा कि हमें अछूत बनाते हो हमारे होकर, मिला हमें यही इनाम तुम्हारे होकर। तुमने कुत्तों से बुरा समझा हमेशा हमको, और हम जीते हैं इस पर भी तुम्हारे होकर। कहीं नापाक न हो जाए तुम्हारा दामन, राह चलते हो किनारे होकर। कितनी गहरी भावनाएं छिपी हुई हैं। अस्पृश्यता, छुआछूत और भेदभाव की कितनी गहरी जड़ें दिखाई पड़ रही हैं इन लाइनों में। आज इन सब चीजों की कतई आवश्यकता नहीं है। आज आप क्वालिटी देखिए और हर एक के उत्थान के लिए कार्य कीजिए, एक आनंद मिलेगा, एक अद्भुत आनंद। और हम आधुनिकता से जुड़ेंगे, क्योंकि हम पीछे की ओर खींचने वाली शक्तियों से दूर हो जाएंगे। तो समन्वय व सामंजस्य की इस बदलती अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनी, ये आधुनिकता की ओर बढ़ने वाला शिक्षा का महत्वपूर्ण कदम। और हम चलेंगे इस ओर, प्रगति करेंगे, ऐसा आशा नहीं, पूर्ण विश्वास। एक और बिंदु, जिसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के हिसाब से कम भारतीय संदर्भ में लिया जा सकता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिया जा सकता है, वह है कि कुरीति निवारण में संचारी साधनों का प्रयोग। ये आधुनिकता की ओर बढ़ाने का एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रभावशाली कॉन्टेक्ट है, बहुत प्रभावशाली उपागम है कि कुरीति निवारण में, कुरीति निवारण में संचारी साधनों का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ कम्युनिकेटिव मीन्स इन द प्रिवेंशन ऑफ इविल। हमें क्या करना है कि जो हमारे संचार के साधन हैं, दिन भर हमें कुछ सिखाते रहते हैं और हम कहते हैं कि हम मनोरंजन कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। मन के रंजन के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता है, 15 मिनट 20 मिनट बहुत है, और उसके बाद हम अपना काम करें। लेकिन इनके द्वारा काफी कुछ गलत भी परोसा जा रहा है। हमें गलत और सच का अगर हमारे पास विवेक नहीं है, तो हम अपने बड़ों के ऊपर, जिन लोगों के पास अधिक शिक्षा है, उनके ऊपर आश्रित हो जाए, कुछ बुरा नहीं है। केवल उन संचार के साधनों से आपको अचार बनाना, स्वास्थ्य बनाना, दवाइयाँ, ये तमाम चीजें नहीं बताई जाती। काफी कुछ गलत और काफी कुछ सही बताया जाता है। लेकिन जो परंपराएं हैं, जिनको कि आज नहीं होना चाहिए, उनको हटाने के लिए तरह तरह के वीडियो बनते हैं, तरह तरह की शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं, तरह तरह की बड़ी फिल्म्स बनती हैं, और कोशिश की जाती है कि वो जो, जैसे बाल विवाह एक समय को प्रथा थी, पति की मृत्यु के साथ जल जाना, बहुत सारी कुरीतियां थी समाज में, और जुए की, नशे की। तो हमारा प्रयास ये है इन संचारी साधनों का प्रयोग करके, इसके माध्यम से शिक्षा का विस्तार करके, कि कुरीतियां दूर हो जाएं, कुरीतियों का निवारण संभव हो सके। इसलिए यूज ऑफ कम्युनिकेटिव मीन्स इन द प्रिवेंशन ऑफ इविल, ये आवश्यक है और एक बहुत बड़ा साधन बन के आया है आधुनिकीकरण का।
कि अगर मान लीजिए हम उसी में फंसे रहे, हम अपनी अशिक्षा की वजह से खुद तो जानते नहीं, और अगर मान लीजिए बाय द वे पत्नी इस तरह की आगे जो कि शिक्षित है, अब वह सही कह रही है, आप इसका विरोध करें, ये गलत है। हम शिक्षित हों, साक्षर हों, अगर मान लीजिए किसी वजह से नहीं पढ़ पाई है कोई पीढ़ी, तो वह इन संचारी साधनों का इस्तेमाल करे और देखे कि किस तरह से ईविल से बाहर आते हैं और किस तरह से जिंदगी खुशहाल होती है, किस तरह से हम आधुनिकता से जुड़ते हैं। तो शिक्षा उसके जो मटेरियल है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसमें चेंज लाने का प्रयास करती है। इससे कुरीतियों का निवारण होता है और हमारे कदम आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं। तो शिक्षा हर स्तर पर यह कार्य कर रही है, जिससे कि विकास के सोपान तय होते हैं, जिससे हम आधुनिकीकरण से जुड़ते हैं, जिससे हम आज की आवश्यकता के हिसाब से संपूर्ण समाज को, संपूर्ण देश को दिशा दे पाते हैं। तो ये मैंने लगभग 8 पॉइंट आपके बीच रखे। इन 8 पॉइंट्स को एक बार पुनः आपके साथ शेयर करते हुए समापन की ओर ले चलता हूं। पहली बात की मैंने कि सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन। सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन में, पॉजिटिव सोशल चेंज में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, ऐसा भी व्याख्या की। दूसरी बात थी सांस्कृतिक परिवर्तन यानी कि कल्चरल चेंज, इसमें भी शिक्षा की भूमिका है और शिक्षा उन प्रतिमानों को स्थापित कर देती है। तीसरी बात थी आर्थिक परिवर्तन यानी कि इकोनॉमिक चेंज, और इसमें भी आप देखिए कि कितने बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, और जो खाकपति था वो लाखपति और जो है करोड़पति और अरबपति तक बन जा रहा है। ये आर्थिक चेंजेस भी हो रहे हैं। बौद्धिक परिवर्तन जो कि सभी का आधार है, जो सभी का अवलंब है, उस इंटेलेक्चुअल चेंज की आधारशिला भी कहीं ना कहीं शिक्षा ही है। अगली बात है मूल्यों व उद्देश्यों में परिवर्तन, चेंजेस इन वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें भी शिक्षा भूमिका अभिनीत करती है और बिना ही लड़ाई झगड़े के अच्छी तरह समझ में आने के बाद हम सहज ही उनको स्वीकार कर लेते हैं। अगला बिंदु है विज्ञान व तकनीकी की सहज स्वीकृति, इजी एक्सेप्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह हम करने लगे हैं और यह एक बहुत बड़ी बात हुई है। शिक्षा ने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया है, एक तरह से हृदय परिवर्तन कर दिया है कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी अब साथ दे रहे हैं कि हाँ, विज्ञान और तकनीकी से जो कुछ भी लाभ मिल रहा है उसका इस्तेमाल किया जाए। उसके आधार पर हमने अपना उत्पादन कई गुना बढ़ा लिया है, हमारे खेतों में अधिक उत्पादन हो रहा है, हमारी फैक्ट्रीज अधिक क्षमता से कार्य कर पा रही हैं, हमारी गाड़ियां ज़्यादा एफिशिएंसी से दौड़ पा रही हैं, हम परिवहन के अच्छे साधन बना पा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं सहज हो गई हैं। अगली बात हमने की कि समन्वय व सामंजस्य की जो अवधारणा है उसमें परिवर्तन आया है। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनी, इसमें चेंज आने की वजह से हम समय के साथ कदम ताल कर पा रहे हैं। और अंतिम बात थी कि कुरीति निवारण में संचारी साधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, और जिन लोगों ने अब तक भी बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो वो लोग भी उन नई चीज़ों को उन दृश्यों से, उन चलते हुए चित्रों के माध्यम से समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो इन सब आधारों पर कहा जा सकता है कि शिक्षा वह साधन है जो हमें आधुनिकता से जोड़ता है, वह अंधानुकरण से बचाता है, जो परम आवश्यक है। डॉक्टर सत्यदेव सिंह का विचार एक बार पुनः आपके सामने रखता हूं, और उनका ये एक और विचार है जो कि इकबाल साहब के उस विचार से सामंजस्य रखता है। वो कहते हैं कि यदि कोई समाज अन्य समाजों का अंधानुकरण करता है तो कालांतर में अंधानुकरण करने वाला समाज अपना अस्तित्व समाप्त कर सकता है। आंग्ल भाषा में हुआ कि इफ ए सोसाइटी ब्लाइंडली इमिटेट्स अदर सोसाइटीज देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द सोसाइटी विच ब्लाइंडली इमिटेट्स इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को समाप्त कर सकती है। तो ये जो विषय था एजुकेशन एज ए टूल ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में आधुनिकीकरण के एक उपकरण के रूप में शिक्षा, ये आपके साथ शेयर किया। ये भारत के विश्वविद्यालयों में एमए में, बीएड में, एमएड में पाठ्यक्रम में है, किसी न किसी रूप में आप इसका लाभ उठा पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।